Hello students, welcome to DIS and YCL, and in this channel we are studying the series of electrostatics, and today is the part 15 of this lecture series on electrostatics, and today we will discuss about three important topics: free and bound charges, the capacitance of a capacitor with partial dielectric, as well as we will study that what will be the capacitance with many dielectrics. आज के लेक्चर में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखने वाले हैं। सबसे पहले देखने वाले हैं कि फ्री और बाउंड चार्जेस क्या हैं। इसके अलावा देखने वाले हैं कि अगर किसी कैपेसिटर में दो प्लेट्स के बीच में कंप्लीटली डाइलेक्ट्रिक भरने की बजाय हम केवल उसके कुछ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक भरें, बाकी में एयर या वैक्यूम रहने दें, तो तब उसका कैपेसिटेंस किस तरीके का होता है। और बिल्कुल इसी तरीके से हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी भी कैपेसिटर की दो प्लेट्स के बीच में अलग अलग रिलेटिव परमिटिविटी वाले यानी कि अलग अलग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले डाइलेक्ट्रिक्स रख दें, तो उससे इसकी फिजिकल वर्किंग में कैसे चेंज आता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट के साथ। द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री एंड बाउंड चार्जेस। लेट्स टॉक अबाउट फ्री एंड बाउंड चार्जेस। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी सिस्टम बेसिकली, या किसी भी मटेरियल की बात आप करें, इसी तरीके से किसी इंसुलेटर या डाइलेक्ट्रिक की बात करें, कंडक्टर की बात करें, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली मेड अप ऑफ एटम्स एंड एवरी एटम हैज अ फिक्स्ड स्ट्रक्चर, लाइक it will definitely consist a nucleus and there will be shells in which electrons will be revolving। ठीक है, कोई भी अपना एटम होता है तो उसमें एक तो होता है उसके सेंटर में न्यूक्लियस, और उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे शेल्स में घूमते रहते हैं। ओके, सो जो इसमें आउटर मोस्ट शेल है से वो आउटर मोस्ट शेल जो है दैट इज बेसिकली नोन एज द वैलेंस शेल। इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल। ओके, सो बेसिकली आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यही किसी भी तरीके के केमिकल रिएक्शन की बात करें तो ज्यादातर आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स ही उसमें पार्ट लेते हैं। और सिमिलरली बिल्कुल फिजिक्स में भी अगर बात की जाए तो फिजिक्स में भी जो कंडक्शन में, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन में और मूवमेंट में बेसिकली पार्ट लेते हैं, यानी कि वो चार्जेस जो कि बेसिकली मूव करते हैं किसी भी तरीके के इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में, वो कौन है? वो है हमारे फ्री चार्जेस या आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स। तो बेसिकली अगर आप एक कंडक्टर की फॉर्म में देखें, कंडक्टर के अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी इतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी उसके एटम्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं कि जो आउटरमोस्ट शेल के ये इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, ये पूरे के पूरे मेटेलिक स्लैब के अंदर या कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं, और इसी की वजह से वो बहुत अच्छे कंडक्टर की तरह बिहेव कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप इन इलेक्ट्रॉन्स को किसी तरीके से चैनलाइज कर देते हैं, यानी कि इन इलेक्ट्रॉन्स को एक स्पेशल डायरेक्शन में जाने के लिए अगर आप पुश कर देते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉन्स का मोशन ही बेसिकली कंडक्टर्स में करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सो अगर आपके पास कोई भी कंडक्टिंग स्लैब है तो रूम टेम्परेचर के अंदर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो कि रैंडम मोशंस कर रहे होंगे। ओके, सो दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन मूव इन एनी रैंडम डायरेक्शन इनसाइड द स्लैब। हाँ, ये जरूर है कि ये नॉर्मल कंडीशंस में इस स्लैब को छोड़कर नहीं जा सकते, इस स्लैब को छोड़कर ये नहीं जा सकते हैं स्टूडेंट्स। इसका सेंस क्या है, पहले तो हम ये समझें कि ये स्लैब को कैसे छोड़कर नहीं जा सकते। देखिए, जब भी हम किसी मेटेलिक स्लैब की बात करते हैं लाइक दिस, अगर ये मेरे पास कोई मेटेलिक स्लैब है तो ये कंडक्टिंग नेचर का है। अब आप इसमें गौर कीजिएगा कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसकी सरफेस को एग्जिट करना चाहे थर्मल एनर्जी की वजह से, तो बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर जो पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन डेवलप हो जाएगा तुरंत। अब ये जो पॉजिटिव आयन है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, डेफिनेटली देयर विल बी अ पॉजिटिव आयन डेवलप्ड। अब ये जो पॉजिटिव आयन है इसका जो इनर्शिया है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। सो व्हाट इज द इंपैक्ट? द इंपैक्ट इसकी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव आयन के ऊपर जितना अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, इसी तरीके से पॉजिटिव आयन भी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगाता है, बिकॉज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज जस्ट गिवन बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ Q1 Q2। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? दोनों चार्जेस के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। लेकिन हम ये जानते हैं फ्रॉम क्लास 9th की अगर कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है तो दूसरा भी पहले के ऊपर उतना ही फोर्स लगाता है। एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल सिंपल। लेकिन इंपैक्ट किसके ऊपर ज्यादा होता है? इंपैक्ट उसके ऊपर ज्यादा होता है जिसका मास कम हो। तो बिल्कुल यहां पर भी आप देख सकते हैं कि यहां पर अपने पास एक पॉजिटिव आयन है, पॉजिटिव आयन के अंदर प्रोटॉन्स वगैरह है, तो इसके मास का ऑर्डर एटलीस्ट प्रोटॉन के मास के ऑर्डर के तो बराबर होगा 10⁻⁻27 kg, लगभग इस ऑर्डर का तो होगा ही इसका मास। अब आप इलेक्ट्रॉन की बात कीजिए, इलेक्ट्रॉन का मास का ऑर्डर हुआ 10⁻31 kg, और आप जानते हैं कि यूजुअल जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है उसको हम लिखते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज बेसिकली 1/1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो बहुत ज्यादा कम है,
और बहुत ज्यादा कम है, इससे क्या गारंटी मिली कि इंपैक्ट फोर्स का ज्यादा किसके ऊपर होगा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो अगर एक पॉजिटिव आयन किसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करता है, तो आना किसको पड़ेगा, आना पड़ेगा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उसका मास कम है तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ज्यादा एक्ट होगा। फोर्स तो दोनों के लिए सेम है, जिसका मास कम उस पर एक्सेलरेशन का इंपैक्ट जो है वो ज्यादा पड़ता है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो वापस आ जाता है फिर से सरफेस पे। तो सेंस क्या है, सेंस ये है कि पूरे मेटेलिक स्लैब के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दे आर बेसिकली नोन एज फ्री चार्जेस। इन्हीं को बोला जाता है फ्री चार्जेस बोला जाता है स्टूडेंट्स। लेकिन हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम में बेसिकली इनर कुछ शेल्स भी होते हैं। इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये केमिकल रिएक्शंस में भी यूजुअली पार्ट नहीं लेते हैं और ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे कंडक्शन के लिए फ्रीली अवेलेबल रहते हैं। तो ये जो अंदर के इनर शेल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनका कंडक्शन में कोई रोल नहीं है, जो फ्रीली मोशन नहीं कर सकते हैं, दीज आर नोन एज बाउंड चार्जेस, उनको बोला जाता है बाउंड चार्जेस। सो व्हाट आर फ्री चार्जेस, फ्री चार्जेस वो चार्जेस हैं स्टूडेंट्स जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आउटर मोस्ट शेल में घूमते हुए बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन्स है जो यूजुअली कंडक्टर्स के अंदर अगर बात करें तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे फ्रीली मेटेलिक स्लैब में, पूरे कंडक्टिंग स्लैब में कहीं भी मोशन कर सकते हैं और उनको चैनलाइज करके उनको एक स्पेशल डायरेक्शन में पुश करके यू कैन कॉन्स्टिट्यूट करंट्स आल्सो। लेकिन इन्हीं एटम्स में, उसी कंडक्टर के एटम्स में अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि इनर शेल्स के अंदर है, यानी कि न्यूक्लियस के क्लोज जो शेल्स हैं उनके अंदर हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स ना तो केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, ना ही ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन में पार्ट लेते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड रहते हैं। तो बाउंडेड है इसका मतलब ये क्या कहलाएंगे, बाउंड चार्जेस कहलाएंगे। इनका किसी भी तरीके के, एक तरीके से मैं ये कहूं, किसी भी तरीके के कंडक्शन में स्टूडेंट्स कोई भी रोल इनका नहीं है, किसी भी तरीके के कंडक्शन में कोई रोल इनका नहीं है। सो दिस इज द साइंस, so this is the science behind free charges and bound charges. So free charges will be responsible for the constitution of currents basically. In the next chapter, when we will discuss the next chapter, electrodynamics, we will discuss about currents, we will discuss about movement of charges, then we will talk about the movement of these free electrons, because bound charges are that much bound कि वो freely motion नहीं कर सकते हैं। Okay? तो अब हम बात करते हैं अपने next topic के ऊपर, जो कि है capacitor with partial dielectric। कैपेसिटर विद पार्शियल डाइलेक्ट्रिक स्टूडेंट्स एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके अंदर एक स्पेशल तरीके की साइंस छुपी हुई है। देखिए, जब हम दो कैपेसिटर की प्लेट्स के अंदर कोई भी ऐसा डाइलेक्ट्रिक डालें जो कि पार्शियली उसको फिल कर रहा हो, यानी कि कुछ गैप रह जाए, ओके, दोनों प्लेट्स के बीच की जो स्पेस है उसको कंप्लीटली फिल ना कर पाए, देन देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स व्हिच आर जनरेटेड बिटवीन द प्लेट्स। दो तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होते हैं, प्लेट्स के बीच में जनरेट होते हैं। तो सबसे पहले हम उसी चीज को देखना चाहेंगे, बहुत सिंपल मैथमेटिक्स के साथ इसे स्टार्ट करेंगे, बट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट हाउ अ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक वर्क्स। तो सपोज कीजिए कि आपके पास प्लेट्स के बीच में एक पार्शियल डाइलेक्ट्रिक है लाइक दिस, ओके, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K। स्टूडेंट्स, ये वो गैप है जहां पर क्या है, आपके पास एयर है, दिस गैप इज एयर, और वैक्यूम भी कह सकते हैं, इनमें एयर या वैक्यूम है, ठीक है। तो हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि एयर भी ऑलमोस्ट उतना ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफर कर रही है जितना वैक्यूम ऑफर करता है, यानी कि 1 ऑफर कर रही है, ओके। सो इसका मतलब अगर हम इस रीजन और इस रीजन की बात करें तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, 1 है, ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1, ओके। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 1 कहने का मतलब कि एयर जो है, ओके, वो सबसे कम डाइलेक्ट्रिक है, ओके। अगर हम मीडियम्स की बात करें तो उसमें एयर सबसे कम डाइलेक्ट्रिक है, ये कहने का सेंस है इसका, ओके। डाइलेक्ट्रिक यानी कि उसकी इंसुलेशन कैपेसिटी सबसे कम है। सो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि इसकी थिकनेस जो है वो T है और इसकी थिकनेस जो है वो D है। द प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है स्टूडेंट्स वो कितना है, D है। अब एक कमाल की बात देखिए कि यहां पर अगर हम बात करें फील्ड लाइंस की, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर को हम फील्ड लाइंस ले जाते हैं स्टूडेंट्स, हम ये जानते हैं। अब आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो रीजन्स है जहां पर एयर या वैक्यूम है, उन रीजन्स में फील्ड लाइंस की डेंसिटी अलग होगी, फील्ड लाइंस क्लोज होंगी, क्योंकि बेसिकली वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है, रिलेटिव परमिटिविटी कम है, तो वहां पे फील्ड लाइंस का नंबर जो एब्जॉर्ब हुआ होगा स्टूडेंट्स वो कम है, वो कम है। इसका सेंस ये है कि वहां पर फील्ड जो है वो रिलेटिवली स्ट्रांग होगा। लेकिन जब यही फील्ड लाइंस क्या होंगी, इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर जाएंगी, तो डाइलेक्ट्रिक बिल्कुल फ्रॉम द प्रीवियस कंसेप्ट हम ये जानते हैं कि वो क्या हो जाता है स्टूडेंट, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज हो जाता है इसका मतलब क्या हुआ, वो अपना खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट करता है जो कि इस डायरेक्शन में होता है, ई डाइलेक्ट्रिक, ओके। और यहां से यहां को जो एक्चुअल फील्ड लगा है वो प्लेट का अपना फील्ड हो गया, से ई,
ओके, तो आप ये देखते हैं कि यहां पर फील्ड लाइंस के दो तरीके के बिहेवियर हैं। एक तो वो बिहेवियर है जो कि वो स्टूडेंट्स डाइलेक्ट्रिक के अंदर कर रही है, और सिमिलरली एक वो बिहेवियर है जो कि बचे हुए पोर्शन यानी कि जो खाली पोर्शन है वहां पर कर रही है। तो दो तरीके के पोटेंशियल्स यहां पर कंट्रीब्यूट होते हैं। एक पोटेंशियल तो वो होता है जो कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर के फील्ड की वजह से कंट्रीब्यूट हुआ, ओके, एंड सिमिलरली एक पोटेंशियल वो होता है जो कि किसकी वजह से कंट्रीब्यूट हुआ, एयर वाले पोर्शन की वजह से कंट्रीब्यूट हुआ, ओके। तो प्लेट्स के बीच में जो इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो दोनों के सम से दिया जाता है, बिकॉज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी एडेड लाइक नंबर्स, ठीक है। सो व्हाट पोटेंशियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय दिस प्लेट एज वेल एज व्हाट पोटेंशियल इज कंट्रीब्यूटेड बाय एयर, these two things will combine up and this will make the total potential difference, the total effective potential difference between the two plates। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं बात करूं V की, जो V इफेक्टिव आएगा स्टूडेंट्स, that will be a sum of V dielectric and V air and V air। very simple concept, very clear concept, okay। so डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम डाइलेक्ट्रिक की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसे देख लेते हैं। हम ये जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट की हम बात करते हैं। सो यहां पर एप्सिलॉन नॉट यूज नहीं कर सकते, एप्सिलॉन यूज करेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर परमिटिविटी जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी दैट इज लोअर, दैट इज अ लोअर वैल्यू, ओके। सो एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी की अगर आप बात करें, जितनी ज्यादा उसकी लोअर वैल्यू होती है फोर्स उतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। यहां पर आप देखिए, अगर आप डाइलेक्ट्रिक के ऊपर गौर कर रहे होंगे तो डाइलेक्ट्रिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है दैट इज हायर, ओके, विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज अ क्वांटिटी व्हिच इज ग्रेटर देन 1। सो इफ इट इज ग्रेटर देन 1, सो इट मींस दैट कि वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइलेक्ट्रिक के अंदर दैट विल बी स्मॉलर इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, बचे हुए पार्ट के कंपैरिजन में वो कम होगा। तो यहां पर हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम जानते हैं एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो के बराबर होता है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। देखिए डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया वो तो ये हो गया, और एयर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया स्टूडेंट्स वो किस तरीके से दिया जा सकता है, दैट कैन बी रिटन एज सिग्मा अपॉन एंड वी कैन राइट ओनली एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो अगर हम डाइलेक्ट्रिक का पोटेंशियल देखें तो उसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, ओके, ये ई डाइलेक्ट्रिक इनटू थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, वेरी सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर जो है टी, ये जो इसने जो इलेक्ट्रिकल फील्ड कंट्रीब्यूट किया होगा स्टूडेंट्स वो इस वे में होगा कि वो कितना पोटेंशियल कंट्रीब्यूट करेगा, डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द थिकनेस, ओके, कितने डिफरेंस पे, कितनी गैप पे इसने ये पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया है। सो हम इसमें सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन करते हैं सिग्मा टी अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ओके। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप एयर की बात करते हैं तो एयर में क्या आएगा, एयर में अपने पास आएगा, बहुत सिंपल केस, वेरी सिंपल केस, ठीक है, एयर में अपने पास आ जाएगा सिग्मा इंटू डी माइनस टी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एयर की जो लेयर्स हैं इसकी थिकनेस कितनी आएगी, डी माइनस टी आएगी, इस बचे हुए पोर्शन में एयर है, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट इट। सो व्हाट you will get the total potential, इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, नीचे केवल एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, the total potential will be a sum of these things। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर आप कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए, ओके। सो ऐसा आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ओके। सो वेरी सिंपल, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी में सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। चार्ज को आप लिख सकते हैं चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो अगर प्लेट एरिया आपके पास ए है तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा ए अपॉन वी की जगह आप ये वैल्यू रख लीजिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, व्हाट यू विल गेट, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, वेरी सिंपल स्ट्रेट मैथमेटिकल रूल। तो क्या हो रहा है, अगर हम फिजिकली देखें, दैट इज समथिंग व्हिच वर्क्स एट द मैथमेटिकल लेवल। व्हाट हैपेंस फिजिकली, अपना जो डाइलेक्ट्रिक है वो कुछ अलग पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रहा है क्योंकि उसके अंदर फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ अलग है। सिमिलरली जो एयर बची हुई है वो कुछ अलग तरीके का पोटेंशियल कंट्रीब्यूट कर रही है क्योंकि उसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो अलग है। सो दो अलग अलग तरीके की फील्ड लाइंस हैं हमारे पास यहाँ। एक रीजन में तो बहुत डेंस फील्ड लाइंस हैं जो कि ये एयर वाले पोर्शन में काफी डेंस फील्ड लाइंस हैं, और इसके अंदर जो इफेक्टिव फील्ड लाइंस का नंबर है वो क्या है,
कम है। ओके तो दो अलग अलग तरीके के पोटेंशियल कंट्रीब्यूट हुए, पोटेंशियल्स स्केलर क्वांटिटीज हैं, तो ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए, इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपने क्या किया, दोनों को सीधे सीधे जोड़ दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल डाइलेक्ट्रिक आ जाता है स्टूडेंट्स, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। बिल्कुल इसी वे में आप क्या कर सकते हैं, मैनी डाइलेक्ट्रिक्स को भी स्टडी कर सकते हैं। मैनी डाइलेक्ट्रिक्स में जितने आप डाइलेक्ट्रिक डालेंगे उतने पोटेंशियल्स कंट्रीब्यूट उनमें होते जाएंगे। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो कि अगर आपके पास एक प्लेट है, वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, वेरी इजी एस्पेक्ट्स। तो सपोज कीजिए कि आपने इनके बीच में 3 डाइलेक्ट्रिक डाल दिए। ओके एक की थिकनेस T1, एक की थिकनेस T2, एक की थिकनेस T3। ओके और बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट से नेगेटिवली चार्ज प्लेट है और यहां पर आपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 का मटेरियल डाला, यहां पे K2 का डाला, यहां पे K3 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाला दोनों प्लेट्स के बीच में। सो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले जो टोटल पोटेंशियल होगा वो तीनों के पोटेंशियल का सम होगा V2 प्लस V3। और बिल्कुल इसको लिख सकते हैं E1 इंटू थिकनेस प्लस E2 इंटू T2 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं E3 इंटू T3। वेरी वेरी सिंपल एस्पेक्ट्स, नो बिग थिंग, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल ये केस है। ठीक है आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस। ठीक है सो every potential I have expressed every potential in terms of their individual electric fields and their individual thicknesses. Okay? क्योंकि ये जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है स्टूडेंट्स वो इस प्लेट के बीच में सेटअप है, इसके दोनों एजेस के बीच में, E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में सेटअप है और E3 इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच में सेटअप है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसमें वैल्यू रख लेते हैं बिल्कुल सेम स्टूडेंट्स, K1 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज इस रीजन में जहां पर हम E1 को चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स वहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है दैट इज K1। ठीक है सो सीधे सीधे सब्स्टिट्यूट करेंगे, सिग्मा यहां पर T1 लिख लेते हैं, सिग्मा अपॉन K2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन K3 एप्सिलॉन नॉट और यहां पर साथ के साथ क्या आ जाएंगे, T2 और T3 आ जाएंगे। ओके तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेते हैं, तो अपने पास आ जाता है T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 आ जाता है और T3 अपॉन K3 आ जाता है। तो सिंपल बिल्कुल हम क्या करेंगे, यहां से हमारे पास पोटेंशियल आ चुका है, कोई इश्यू नहीं है। द पोटेंशियल इज इटसेल्फ कंट्रीब्यूटेड ऑफ 3 पार्ट्स बिकॉज every individual dielectric is basically contributing some new type of potential, some different value of potential, so that's why the potentials are scalar quantities, they need to be added up। ठीक है तो तीनों पोटेंशियल्स अपने पास आ चुके हैं, तो हम क्या कर लेंगे, यहां से कैपेसिटेंस निकालेंगे। कैपेसिटेंस कैन बी रिटन एज Q अपॉन V एंड चार्ज कैन बी रिटन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय द एरिया। सो V की वैल्यू मैं रख लेता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3। सो व्हाट हैपेंस दैट द सिग्मा कैंसिल सिग्मा और एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाता है, यू विल गेट एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस एंड प्लस T3 अपॉन K3। वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी स्ट्रेट कैलकुलेशन। ओके देयर इज नथिंग difficult in the derivation of this expression, very simple expression. So in this way we have studied what are free and bound charges, what happens when we are placing a partial dielectric between two plates of a capacitor, and what happens when we are placing many dielectrics। partial dielectric की अगर मैं बात करूं तो partial dielectric के केस में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको सामने देखने को मिलता है वो ये है कि दो तरीके के पोटेंशियल्स बेसिकली आ रहे हैं। एक तो वो पोटेंशियल है जो कि हमारा डाइलेक्ट्रिक कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि उस रीजन में the electric field is different, the number of electric field lines is different students। ठीक है और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग होता जाता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल फील्ड रिप्रेजेंट करता है ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस को, सीधी बात है, जितना ज्यादा पोटेंशियल यानी कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपना जो डाइलेक्ट्रिक है वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को शील्ड करने का काम कर रहा है, तो वो खुद का जो पोटेंशियल डिफरेंस कंट्रीब्यूट कर रहा होगा दैट विल बी स्मॉलर। ठीक है और जो एयर कंट्रीब्यूट कर रही है वो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो आप इफेक्टिव देखेंगे तो दोनों का सम अप हो जाएगा बिकॉज दे आर जस्ट नंबर्स। बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपके पास 3 अलग अलग रीजन्स हैं। अगर हम किसकी बात करें, मैनी डाइलेक्ट्रिक्स की बात करें, और तीनों अलग अलग अमाउंट में फील्ड लाइंस का नंबर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अलग अलग अमाउंट में एब्जॉर्ब कर रहे हैं फील्ड लाइंस को, तो तीनों जो पोटेंशियल्स कंट्रीब्यूट करेंगे दैट विल बी डिफरेंट। तो तीनों के तीनों को अगर आपने कंबाइन कर दिया तो आपको मिल जाएगा कि इफेक्टिव पोटेंशियल डिफरेंस या इफेक्टिव नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसे हम पता कर सकते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में। वहां से आपने पोटेंशियल को जज कर लिया, पोटेंशियल को जज करने के बाद जस्ट यू हैव रिप्लेस्ड इन C इक्वल टू Q अपॉन V। द आंसर इज वेरी वेरी सिंपल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो इन द नेक्स्ट पार्ट
In the next part, we will discuss more about the combinations of capacitances and how energy is stored in a capacitor. So share it with your friends and press the notification button for latest updates. Stay healthy, stay safe, and keep tuning Discovery and YCL. Thank you.